बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर हुसैन थेबो, प्रोग्राम जायज़ा के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले सब पाकिस्तानियों को, दुनिया में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी रहते हैं, उनको मुबारकबाद। बहुत बड़ी विक्ट्री हुई है कल हमें अल्हम्दुलिल्लाह। और एक ऐसा दुश्मन जो हमसे आबादी में 10 गुना बड़ा, हमारी उनसे डिफेंस बजट में वो हमसे 10 गुना बड़ा, उसको एक गुरूर, उसको एक तकब्बुर कि मैं शाइनिंग फलाना और हम आईटी का ये, हम दुनिया में हमारी ये, लेकिन सब कुछ पाकिस्तान ने मिट्टी में मिला दिया और दुनिया ने उसको देखा। पाकिस्तान को सिर्फ़ और सिर्फ ये कामयाबी जंग की तो हुई है, लेकिन आज हम आपको तफसीलन बताएंगे कि पाकिस्तान को किस महाज पे सबसे बड़ी कामयाबी क्या हुई है। इस वक्त पूरी दुनिया की जो इंटरनेशनल मीडिया है, उनके पास एक जुमला है। आज डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो ट्वीट की है, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने उसमें कैटेगरिकली ये कहा है कि जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जो दरमियान मसला है, वो मसला कश्मीर है। कश्मीर के मसले को हल होना चाहिए। ये जो 370 और 35A ख़त्म करने के बाद ये जो बदमाश है, ये जो गुंडा है, ये जो नरेंद्र मोदी है, इसने कश्मीर के ऊपर कब्ज़ा किया और फिर उसी हमारे खूबसूरत कश्मीर में ये 22 तारीख को इंसिडेंट कराया और उसके बाद ये सारा ड्रामा रचाया, जिस पे हमने आपको 322 सफ़ात की एक जो इनकी इंटेलिजेंस इदारा है डफर रा की, हमने आपको पूरी एक समरी दिखाई कि उसमें किस तरह से उन्होंने सारा का सारा ये प्लान किया हुआ था। हमने देखा कि हिंदुस्तान अपनी तो उसको इतनी इंटरनल शर्मिंदगी हुई, हम आज उस पर भी बात करेंगे, लेकिन एक्सटर्नल महाज पे सबसे पहले जो फ्रांस को गुरूर था और जिस पे ये इन्होंने जब राफ़ेल मंगाया तो इसको सबसे पहले नरेंद्र मोदी ने स्टूडियो में बुला के, ये जो इनकी गोदी मीडिया है वहाँ पे इसको उसने गोबर लगाया, गाय का पेशाब लगाया, खुद भी पिया नरेंद्र मोदी ने थोड़ा बहुत, और इसने ये बताया कि ये राफ़ेल माइट इज़ राइट। बेसिकली हिंदू हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं सारे, लेकिन मैं एक नरेंद्र मोदी की बात कर रहा हूँ जिसकी आइडियोलॉजी में ये था। उसने कहा कि ये माइट है, ये ताकत है, ये गुरूर है, ये खुदा है। उसने ये बताया लोगों को वहाँ पे, ये भगवान है, और लोगों को इस पे लगाया कि ये मैं हूँ जो सिर्फ ये राफ़ेल मैंने ख़रीदा है, अभी मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। पाकिस्तान ने उसका गुरूर मट्टी में मिला दिया। उसके साथ साथ इसका गुरूर तो मट्टी में मिला, जो फ्रांस की कंपनी है उसके शेयर्स गिर गए। उसके साथ साथ हमने देखा S-400 जो रशिया का एयरफोर्स का डिटेक्शन सिस्टम है, वो तबाह बर्बाद कर दिया। पाकिस्तान ने घुस के जाके मारा। हमारे DGISPR ने कहा था ना, जगह भी बताएंगे, टाइम भी बताएंगे और घुस के मारेंगे। रशिया की उसमें, हाँ रशिया तो हमारा भी दोस्त है, लेकिन उसकी उसमें बेइज्जती हो गई। उसके साथ साथ इसका जो फर्स्ट कज़न है नरेंद्र मोदी, इसका फर्स्ट कज़न है नेतन्याहू, जो इज़राइल का गुंडा है, बदमाश है। वो जिस तरह से इस इज़राइल में वो बैठ के फ़लस्तीन के बच्चों के ऊपर जुल्म कर रहा है, इसी तरह से ये नरेंद्र मोदी गुंडा जो बदमाश है, ये जो टेररिस्ट है, ये जो RSS की आइडियोलॉजी लेके ये कश्मीर के अंदर जुल्म कर रहा है। और उसी टेक्नोलॉजी को, वो जो उनके ड्रोन थे जिसके ऊपर उनको बहुत बड़ा गुरूर था, और वो उसी सेम पैटर्न पे जाना चाह रहा था जिस पैटर्न पे वो ऑपरेट करता है फ़लस्तीन के अंदर। स्लो स्टडी वो जंग चला के रखता है और वहाँ पे स्लोली एंड ग्रेजुअली उनकी ज़मीनों पे कब्ज़ा कर रहा होता है, उनकी चीज़ों पे कब्ज़ा कर रहा होता है। तो इसने अपने फर्स्ट कज़न को, ये जो यहाँ का गुंडा है, बदमाश है, ये जो साउथ एशिया का अपने आप को गुंडा कहता है नरेंद्र मोदी, इसको उसने वही स्ट्रेटजी लगाई कि आपने इन ड्रोन के थ्रू स्लो स्टडी पाकिस्तान के अंदर चीज़ों पे कब्ज़ा करना है और कश्मीर पे कब्ज़ा करना है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के आर्म फोर्सेस ने टिका के बजा के और उसके ड्रोन की सारी जो एबिलिटी थी वो ख़त्म कर दी। सबसे जो बड़ा डैमेज हुआ है, ये जो इस वक्त हम देख रहे हैं हिंदुस्तान का जो बेड़ा गर्क हुआ है, ये जो नरेंद्र का मुंह काला हुआ है, उसमें कांग्रेस का भी बहुत बड़ा हाथ है। कांग्रेस ने आज एक चार्जशीट दी है, जो कांग्रेस वहाँ की BJP की अपोजिशन पार्टी है,
जो राहुल की पार्टी है, उसने क्वेश्चन लिखे हैं सबसे पहले नरेंद्र मोदी के लिए। उन्होंने लिखा है कि अगर आप जंग जीत रहे थे तो ये डोनाल्ड ट्रंप ने इंटरवीन करके और ये क्यों बताया कि मार्को रूबियो ने सुबह बताया कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान को कन्विंस करें कि हम सुलह की बात करें। इट मीन, तो आप तो कहते थे कि ये डोनाल्ड ट्रंप तो मेरे खाला का बेटा है, तो फिर क्या हुआ? क्या 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 वजह हुई कि उसने मिन्नत समाजत करके दोनों को साथ बिठाया? उसके साथ उन्होंने दूसरी बात की है कि अगर आपके इतने ज़बरदस्त ताल्लुकात थे दुनिया के साथ, तो फिर ये इस जंग के दौरान आईएमएफ ने पाकिस्तान को पैसे कैसे दे दिया? आप तो कहते थे कि मेरी बड़ी लॉबिंग फर्म्स हैं। तीसरी बात उन्होंने कहा है कि आपकी जो मीडिया थी, वो जो पागल मीडिया है, जो मोदी मीडिया है, उसने सिर्फ़ और सिर्फ हिंदुस्तान के आवाम को पागल बना के रखा। ओ जी लाहौर में नेवी के ये पास ये हो गया, ओ जी पेशावर में ये हो गया, ओ जी अभी इस्लामाबाद पे कब्ज़ा हो गया, ओ जी अभी देखें जी लाहौर में ये हो गया। कुछ भी नहीं था ऐसा। पाकिस्तान ने क्या किया? ये कांग्रेस कह रहा है, ये हम नहीं कह रहे। पाकिस्तान ने इंटरनेशनल मीडिया को बताया, बार बार उनको बताया कि हम जंग नहीं चाहते हैं, हम सुलह चाहते हैं, लेकिन अगर हिंदुस्तान जंग चाहता है तो हम उसको टिका के बचा के जवाब देंगे। उसके साथ साथ कांग्रेस ने उसको लिखा है कि अगर आपका ये नैरेटिव दुनिया ने आप बेचे ही, आपके पास था ही कुछ नहीं तो आप बेचें क्या? लेकिन पाकिस्तान ने रियल स्टोरी लिखी जिस पे बीबीसी ने, सीएनएन ने ये बताया दुनिया को कि पाकिस्तान ने घुस के मारा। सबसे पहले तो आपने इनिशिएट किया, लेकिन उसने घुस के मारा। लेकिन पूरी की पूरी दुनिया इस वक्त क्या कह रही है? इस वक्त पूरी की पूरी दुनिया ये कह रही है कि ये इस पूरे के पूरे ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, इसका हल एक है कि आप कश्मीर का मसला हल करें। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी कामयाबी है हमारी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इसमें जो हमारा रोल है आर्म फोर्सेस का तो है। सबसे पहले क्रेडिट जाता है हमारे आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को, जिसकी लीडरशिप में सारा हुआ। उसके साथ साथ नेवल चीफ, उसके साथ साथ एयर चीफ, उसके साथ साथ बाकी जो हमारे फोर्सेस हैं, और जो 25 करोड़ फ़ौज है, 25 करोड़ पाकिस्तान की फ़ौज। ठीक सर, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हर बंदा पाकिस्तान का जंग के मैदान में फ़ौजी होता है। वो चाहे पाकिस्तान का पॉलिटिशियन हो, वो पहले अपने आप को कहता है मैं पीपल्स पार्टी का हूँ, कहता है मैं पीएमएलएन का हूँ, कहता है मैं पीटीआई का हूँ, कहता है मैं फ़लाँ लीग का हूँ, लेकिन जब आती है बारी हिंदुस्तान की, वो कहता है नहीं, सिर्फ मैं पाकिस्तानी हूँ और मैं अपनी अफवाज पाकिस्तान के पीछे खड़ा हुआ हूँ दीवार की तरह। बट हम कैसे भूल सकते हैं कि जो हमारे लेजेंड हैं, जो हमारे शो बिज़नेस के हैं, जो हमारे खेल के लोग हैं, जो हमारे मीडिया इंडस्ट्री के हैं, उनका बहुत बड़ा रोल है। और ख़ास तौर पे जो हमारे सिंगर हैं, हमने देखा है जब भी पाकिस्तान के ऊपर मुश्किल वक्त आया है तो जो हमारे गुलकार हैं उनका बहुत बड़ा रोल है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं लेजेंड उस्ताद हामिद अली खान, तारुफ के मोहताज नहीं है, और उनसे हम बात करेंगे। उस्ताद हामिद अली खान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। जी बहुत आपका शुक्रिया जी। सर आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आप इस खुशी के मौके पे आवाम के लिए क्या मैसेज देंगे? मैं तो ये कहूँगा जी, सबसे पहले तो हमारे चीफ आर्मी साहब, स्टाफ साहब, जो जनरल आसिम मुनीर साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद, और पूरी फ़ौज को, जितनी हमारी पाकिस्तान की आर्मी है उनको मुबारकबाद, हमारी आवाम को मुबारकबाद कि हमारी फ़ौज को सलामत रखे, हमारे पाकिस्तान को अल्लाह मियां सलामत रखे। सर हम चाहेंगे कि आपका जो बेहतरीन खूबसूरत आवाज़ है, आप उसी आवाज़ में हमारे अफवाज पाकिस्तान और हमारे 25 करोड़ अफवाज, जो हमारे पूरे पाकिस्तान के जो लोग हैं इस वक्त, वो सारे के सारे हमारे फ़ौज के साथ खड़े हैं। स्टूडियो में मौजूद हैं फैज़ान रावत साहब, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद हैं एयर कमांडो रज़ा हैदर साहब। रज़ा हैदर साहब आपका बहुत शुक्रिया। उसके साथ साथ हमारे साथ एडमिरल अहमद सईद साहब मौजूद हैं। सईद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँगा कि आप भी आज खुशी के मौके पे उस्ताद हामिद अली खान का एक और हमने गाना सुनना है, तो वो आप भी उसको भी काइंडली आप भी इंजॉय करें। तो सर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आज आप हमारे आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर साहब के लिए एक गाना गाएं, मैनू तेरे जिया सोना और लभदा नहीं।
बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लेजेंड उस्ताद हामिद अली ख़ान साहब, आपने हमें टाइम दिया और आज इस खुशी के मौके पे आपने जी ट्रिब्यूट शुक्रिया। पेश किया हमारे अफवाज पाकिस्तान को, हमारे आर्मी चीफ जनरल सैयद बिल्कुल जी। आसिम मुनीर को और आवाम को हाँ आपका जी, उनको बहुत ख़ास तौर बहुत पे मेरी शुक्रिया। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आके डिस्कस करते हैं हमारे मेहमानों के साथ। जी वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हम लेजेंड पाकिस्तान के उस्ताद हामिद अली ख़ान साहब से इस विक्ट्री की सेलिब्रेट कर रहे थे। इस वक्त हमें रिहाम ख़ान साहिबा ने ज्वाइन किया है जो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। मैडम आपके पास आऊँगा, आप ज़रा काइंडली बताएं, ये जो पाकिस्तान की विक्ट्री हुई है, ये जो इंडिया का एक गुरूर था, तकब्बुर था कि साउथ एशिया का चैम्पियन है, और जिस तरह से पाकिस्तान ने उसको बिल्कुल हर फील्ड में जो है वो ज़ीरो कर दिया। व्हाट इज़ योर टेक ऑन इट? रियाम खान साहिबा, आप मुझे सुन पा रही हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। मैं समझ जी, मैं अब सुन पा रही हूँ। जी प्लीज़। बहुत शुक्रिया। मैं समझती हूँ कि पूरी कौम जो है वो यूनाइटेड है, मुत्तहिद है, एंड वी ऑल वांट टू कांग्रेचुलेट द नेशन, द स्टेट एंड ऑफ कोर्स आवर पाकिस्तान एयर फोर्स एंड मिलिट्री की जो हमारी सुप्रीमेसी है वो इट स्टैंड्स अनबीटेबल। आई थिंक कि हमारी पाकिस्तानी एयर फोर्स ने जिस तरह से हमारी नुमाइंदगी की है, जो हमारे शाहीन हैं, आई थिंक कि ना सिर्फ वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं लेकिन तमाम कौम भी, क्योंकि जी मैडम, जिस तरह आपका आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने से हमें हम टाइम दिया। थोड़ा-सा आवाज़ का मसला हो रहा है। मैं वाइस एडमिरल अहमद सईद साहब के पास जाऊँगा। सईद साहब, एक तो दोनों हमारे फ़ोर्सेस के गेस्ट को माज़रत चाहता हूँ कि आपको इंतज़ार करना पड़ा। सईद साहब, ये किस तरह से ये ज़बरदस्त कामयाबी हुई? पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयर फ़ोर्स, पाकिस्तान आर्मी ने जिस तरह से परफ़ॉर्म किया, वी रियली प्राउड ऑफ़ यू। तो आप, व्हाट इज़ योर टेक ऑन इट सर? जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जैसे आपने शुरू में कहा कि पूरी कौम की ये फ़तह है और यस। मेरे ख़्याल में जैसे कि शुरू में कहा गया था गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कि अगर हमें ललकारा गया, तो हम अपनी पूरी कुव्वत के साथ फिर उसका जवाब देंगे और हमारे तमाम एलिमेंट ऑफ नेशनल पार्क का फुल स्पेक्ट्रम इस्तेमाल होगा। तो मेरे ख़्याल में उसका बड़े अच्छे तरीके से उसका इस्तेमाल किया गया, ना सिर्फ़ पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एयर फ़ोर्स, बल्कि पूरी अवाम और उसमें हमारे साइबर के जो हमारे लोग हैं, वो भी इसके अलावा हमारे जो मीडिया है और आप जैसे जो माशाल्लाह एंकर पर्सन्स हैं, सर सर। उन्होंने भी बड़ा एक सोल्जर का किरदार अदा किया है और वो तमाम चीज़ें दुनिया के सामने लेके गए कि एक्चुअली ये कैसे अनफ़ोल्ड हो रहा है। तो इसमें मेरी तो टेक ये है कि पहली दफ़ा शायद बहुत अरसे के बाद हम एक कौम के तौर पे जेल करके हमने एक एग्रेशन का मुकाबला किया और उसके अंदर अल्लाह ताला ने हमें फ़तह अता फ़रमाई। मुबसरीन का कहना ये भी है एडमिरल साहब कि ये जो राफेल है ये दुनिया की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। ये इसके साथ साथ अगर S4 देखें, 400 जो एयरफोर्स का सिस्टम है वो भी दुनिया की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। उसके बाद जो इज़राइली मेड ड्रोन है ये भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। लेकिन ये तीनों ममालिक की यहाँ पे आके बेइज्जती भी हुई है, हम दूसरे सेंस में कहेंगे, और लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया, ये जो इंडियन फोर्सेस की एबिलिटी है उसके ऊपर रियल क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये ट्रेंड ही नहीं है, ये इनको चलाने ही नहीं आते, ये टूल का कोई कसूर नहीं है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि टेक्नोलॉजी का होना जो है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आजकल की वॉरफेयर में जितना कि उसके पीछे आपकी स्ट्रैटेजी, आपकी प्लानिंग, आपकी एग्ज़ीक्यूशन, आपकी ट्रेनिंग, ये तमाम चीज़ें जब एक अच्छे लेवल पे नहीं होती और उससे ज़्यादा आपकी कोऑर्डिनेशन तीनों फोर्सेस की,
आई थिंक इस इन तमाम चीज़ों ने हमें इस पूरे जो इंटेंस एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, उसमें ये हमारा हॉलमार्क था कि हमने एक सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह एक नेशन पूरी खड़ी हो गई इसके साथ, अपनी फ़ौज के साथ, और उसको किसी भी जगह पे कोई इंच भी हमने नहीं दिया कि जिसके बारे में वो ये सोच सकें कि हम यहाँ से अटैक कर सकते हैं। ये मैं आपसे एज आप नेवल एक्सपर्ट हैं, आप पढ़ाते भी रहे हैं, आप एक बहुत बड़े थिंक टैंक जो एक इदारा है, इंस्टीट्यूट है जो नीमा, आप उसके प्रेसिडेंट भी हैं। नेवी की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी क्या है अल्हम्दुलिल्लाह, अगर हमारी नेवल के साथ उनका कोई कन्फ्लिक्ट होता है तो? देखिए, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह जैसे आपने कहा कि ओवर द पीरियड नेवी में जो हमारी डेवलपमेंट हुई है, वो बड़ी अच्छे तरीके से सिस्टमैटिकली की गई है। सर। और उसमें जो हमारे जो हमारे जो हथियार हैं या हमारे जो सिस्टम्स हैं, हमारे शिप्स हैं, हमारी सबमरीन्स हैं, एयरक्राफ्ट्स हैं, हमारे मरीन्स हैं, उनके लिए जितने भी आलात और चीज़ें ली गई हैं, बहुत ही टॉप ऑफ द लाइन है। तो उस वजह से हमारा जो मोटिव होता है वो है टू डिटर वॉर, और अगर डिटर नहीं कर सकते तो फिर फाइट अ डिसाइसिव बैटल टू विन इट, एंड दैट्स व्हाट वी डू। तो हमारे एरिया में हमने ये उनको उन एरियाज को डिनाई किया उस एक्सेस के लिए जहां से वो अप्रोच कर सकते थे। तो हमारी माशाल्लाह इतनी बैलेंस्ड अप्रोच थी नेवी की तरफ से कि उनकी अपनी जो पूरी नेवी है, इंक्लूडिंग देयर एयरक्राफ्ट कैरियर, वो अपने ही इलाके में खड़े रहे। तो ये उनको डिनाई किया हमने अपने से 5 गुना ज़्यादा बड़ी नेवी को, और उनको हिम्मत नहीं हुई कि हमारे सी की तरफ से किसी भी किस्म की वो जारहाना कार्रवाई करते। तो ये एक सुपीरियर स्ट्रैटेजी थी जिसकी वजह से हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपना एम जो है वो स्ट्रेटेजिक लेवल पे भी और टैक्टिकल, ऑपरेशनल तीनों लेवल पे हमने उनसे पूरा किया। ज़बरदस्त माशाल्लाह। मैं फैज़ान रावत साहब आपके पास आऊँगा। हम वैसे तो पाकिस्तानी कोई पीपल्स पार्टी का होता है, कोई पीटीआई का होता है, कोई पीएमएलएन का होता है, कोई किसी पार्टी का होता है, लेकिन जब बात आती है इंडिया पाकिस्तान की तो फिर सारे के सारे हम, बाकी कोई कास्ट नहीं होती, सिर्फ़ और सिर्फ हम पाकिस्तानी होते हैं। तो इस वक्त जो हमारे अवाम का जज्बा है वो क्या है, और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ बिल्कुल दीवार की तरह पीछे खड़े रहे हमारे फोर्सेस के, क्या कहेंगे आप? औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने ये देखा कि ये जंग कुछ घंटों में और कुछ वक्त के साथ ही ये बैठ गई। ये जब इनको मार पड़ी इनकी जगहों पे, इन्होंने तो अटैक किया रात को सोते हुए गरीब लोगों पे जिनके पास ना वेपन है ना कुछ। रात को 2-3 बजे एक अटैक करके चले जाते हैं और आम पब्लिक उसमें उसको उनको शहीद कर देते हैं। हमारी आर्मी ने इनको टारगेटेड ऑपरेशन किया, जिस जगह से हम पे हमले हुए उन्हीं जगह को टारगेट किया। इन्होंने उल्टी सीधी जगहों पे कभी रॉकेट मार रहे हैं, कभी कुछ मार रहे हैं, और अपने साथ साथ रशिया को भी जलील कराया। उनका इक्विपमेंट था वो बेड़ा गर्क हो गया। उसके बाद वो जो राफेल है उसका बेड़ा गर्क हो गया। उसके बाद कोई ड्रोन श्रोन ने उन्होंने मारे इधर उधर, वो उनका भी बेड़ा गर्क हो गया। उसके बाद रोते धोते अमेरिका बाबा को बोला जी हमको बचाओ ये पाकिस्तानी फौज से। अभी तो पाकिस्तानी फौज लड़ रही थी। इनको यही नहीं पता कि हर आदमी यहाँ फौजी है। इनको यही नहीं पता जब पाकिस्तान की सालमियत पे बात आती है, कोई पीटीआई नहीं रहती, कोई पीपल्स पार्टी नहीं होती, कोई नून लीग नहीं होती। मैं इनको बताना चाहता हूँ कि बलूचिस्तान के बॉर्डर से लेके इनको हमारे जो अफगानिस्तान में बॉर्डर लगता है खैबर पख्तूनख्वा का, उधर से इतनी मार पड़नी थी, इनको नानी याद आ जानी थी। मोदी साहब का तो मसला ये है कि वो तो अपने अपने मुल्क में लड़ रहे हैं, अपने मुसलमानों से उधर लड़ते हैं। 26 करोड़ मुसलमानों से लड़ पड़े हैं वो, उधर जाके वो सिखों से लड़ पड़े हैं, सिखों को उन्होंने रॉकेट मार दिए। उधर जाके वो क्रिश्चियनों से लड़ते हैं। हमारे यहाँ तो मस्जिदों में मार दिया। हम तो गुरुद्वारों का भी एहतराम करते हैं, हम तो मंदिरों का भी एहतराम करते हैं, हम तो आपके जो है वो चर्चों का भी एहतराम करते हैं। आपने तो कोई एहतराम नहीं छोड़ा। आपने हमारी सारी मस्जिदों पे हमले किए हैं, और जवाब में जब आपको हमला हुआ तो आप रोते हुए अमेरिका बाबा जी बचाओ जी इससे। तो भाई बचाओ किससे करें बचाओ। अब इनको आर्मी चीफ की सलाहियत का भी अंदाजा हो जाना चाहिए, आर्मी की सलाहियत का भी अंदाजा होना चाहिए, हमारे जनरल जो बैठे हैं उनका भी अंदाजा होना चाहिए। और एक हाफिज कुरान जो हमारा जनरल है उसने बता दिया जी आओ जी लड़ते हैं। मैं इनको कहना चाहता हूँ बिलावल भुट्टो साहब भी एक फौजी हैं, हमारे बाकी जमातें भी एक फौजी हैं, और मैं इमरान खान के लिए कहूँगा कि अगर वो भी मैदान में होता तो वो इनको बिल्कुल लताड़ता। बिल्कुल कोई भी इस मौके पे पीछे नहीं। एयर कमांडर रज़ा हैदर साहब, हमने देखा है कि हिंदुस्तान के जो लोग हैं वो वहाँ के आर्मी चीफ जो हैं वो अक्षय कुमार को समझते हैं,
वहाँ पे जो नेवल चीफ़ है वो अजय देवगन को समझते हैं, वहाँ पे जो एयर चीफ़ हैं वो ऋतिक रोशन को समझते हैं। उनको पता ही नहीं है और उनकी कैपेसिटी और उनकी कैपेबिलिटी ये है कि उनकी सारी चीज़ें जो है आपने देखा कि वो ज़ीरो हो गए। आप ये बता दें, ये जो इसराइली मेड ख़ास तौर पे इन्होंने ड्रोन चलाए और जो AS-400 जो एयरफोर्स का स्पेशल सिस्टम था, इसको किस तरह से पाकिस्तान ने ज़ीरो मट्टी मेल कर दिया बिल्कुल। जी डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, पहले तो कौम को सबसे ज़्यादा मुबारकबाद, सबसे पहले मुबारकबाद एक तारीखी फ़तह की। अल्हम्दुलिल्लाह। और आपने जो प्रियम्बल है उसमें प्लेट फुल कर दिया है, उसमें राफेल भी है, उसमें S-400 भी है, ड्रोन्स भी हैं, उसमें इंडियन एयरफोर्स भी है और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही है। मैं आपके सवाल की तरफ आना चाहूँगा जिसमें ड्रोन्स की आप बात कर रहे हैं, S-400 की, राफेल की। देखिए, इंडियन एयरफोर्स एक डायलेमा का शिकार है पिछले कई सालों से। इसका इजहार उनके इंडियन एयर चीफ कई दफ़ा कर चुके हैं। टेक्नोलॉजी डिलेड इज टेक्नोलॉजी डिनाइड है उनका एक बहुत मशहूर जुमला है जो उन्होंने 3 महीने पहले कहा था, जिसमें उन्होंने क्लियरली कह दिया था मेरे पास वो टेक्नोलॉजीज नहीं है जिनके साथ मैं फाइट कर सकता हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंडिया के एयरफोर्स की जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है स्क्वाड्रंस की वो 42 है, राइट। और उनके पास टोटल 31 स्क्वाड्रंस हैं खाली, एंड दे आर रनिंग शॉर्ट ऑफ स्क्वाड्रंस, रनिंग शॉर्ट ऑफ एयरक्राफ्ट। फ्लीट जो है उनका वो एजिंग है। LCA तीजा एयरक्राफ्ट जिसने इसको फिल करना था, जो उनका मेड इन इंडिया जहाज़ है, वो पिछले 40 साल से प्रोड्यूस नहीं हो सका, जिस पे इंडियन एयर चीफ ने कहा था 40 एयरक्राफ्ट इन 40 ईयर्स, वो गैप फिल नहीं कर सका। तो इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स, आज ही आर्टिकल है अखबार में कि इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स रिज़ाइन दे रहे हैं। तो वो एक बहुत बड़ा एक डायलेमा से गुजर रहे हैं जिसमें मल्टीपल चैलेंजेस हैं इस वक्त इंडियन एयरफोर्स को। इसमें उन्होंने राफेल इंडक्ट किया अपने आप को एक कहना चाहिए स्ट्रेंथ देने के लिए, और राफेल का आपने हशर देख लिया, आपने बहुत अच्छा प्रियम्बल में भी बताया। अच्छा देखिए, राफेल एक 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एयरक्राफ्ट, लेकिन मैन बिहाइंड द गन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। इस केस में प्रॉब्ली इंडियन एयरफोर्स उसको उस तरह एम्प्लॉय नहीं कर पाई जिस तरह कोई उसको करना चाहिए था। S-400 की आपने बात की, S-400 रशिया का इक्विपमेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट एयर डिफेंस सिस्टम जो इंडिया ने खरीदा था रशिया से इन स्पाइट ऑफ द सैंक्शंस ऑन रशिया। एट दैट टाइम दे गॉट द स्पेशल प्रेसिडेंशियल वेवर फ्रॉम US टू बॉट दोज इक्विपमेंट फ्रॉम रशिया। उसको भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने डिस्ट्रॉय किया। तीसरी चीज़ आपने बात की ड्रोन्स की। ड्रोन्स वॉरफेयर पे इंडिया क्यों गया? सबसे पहला सवाल ये आता है। ड्रोन वॉरफेयर पे इसलिए गया कि उसको समझ आ गई कि मैं अब एयर में पाकिस्तान के साथ compete नहीं कर सकता। राइट। 5 जहाज़ों के गिरने के बाद आप बताएं कि किसी की हिम्मत होगी कि वो दोबारा से आना चाहेगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि बेस्ट वे इज़ कि हम ड्रोन वॉरफेयर करें। अच्छा, ड्रोन वॉरफेयर क्या है, ये एक सवाल आता है जहन में। ड्रोन वॉरफेयर के मेनली 5 एलिमेंट्स होते हैं जो मैं अपने नाज़रीन को बताना चाहूँगा जस्ट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि ये ड्रोन वॉरफेयर पहली दफ़ा हमारे रीजन में यूज़ हुई है। अदरवाइज़ अभी रशिया यूक्रेन वॉर में एक्सटेंसिवली यूज़ हुए हैं ड्रोन्स। उससे पहले आज़रबाईजान और आर्मीनिया की वॉर में बहुत एक्सटेंसिवली यूज़ हुए। ड्रोन वॉरफेयर एक न्यू नॉर्म हो रहा है, एक न्यू टाइप ऑफ वॉरफेयर है जो कि एयरक्राफ्ट वॉरफेयर को सपोर्ट करती है। दोनों अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका फीचर ये होता है कि रिमोट पायलटली ये ऑपरेट हो रहा होता है। अब हमारे केस में जो इन्होंने हारोप ड्रोन्स भेजे जो कि किलर ड्रोन्स थे, पायलट बॉर्डर से अक्रॉस कहीं बैठा होगा और कम्युनिकेशन रेंज हारोप की उसमें वो ऑपरेट कर रहा होगा विद इन अराउंड 200 to 300 किलोमीटर्स। सेकंड ऑप्शन कि वो टारगेटिंग कर रहा हो GPS के थ्रू, जिसमें कोऑर्डिनेट्स फीड कर देते हैं। और थर्ड ये है कि ऑटोनोमस हो। अब बात ये है कि RPV तो है, लेकिन हमने उनका हिरोन भी मारा जो कि अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल था। अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल वो होता है जो कि जिसमें वेपन लगे हुए होते हैं, ये उस दूसरा एलिमेंट है। तीसरा एलिमेंट है जहाँ पे ड्रोन के ऊपर ISR लगा दी जाती है, कैमरास लगा दी जाती हैं इंटेलिजेंस सर्विलेंस रिकॉनेसेंस के लिए। मेनली उस दिन जो हिरोन ड्रोन है वो सर्विलेंस कर रहा था हमारे इलाके की। और फोर्थ टाइप जो एलिमेंट है वो किलर ड्रोन्स की कैटेगरी है जो कि स्वार्म ड्रोन्स कहलाते हैं, जिसमें ये किलर ड्रोन्स मल्टीपल कैटेगरी मल्टीपल क्वांटिटी में आते हैं। लास्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है डॉक्टर साहब समझना है कि ड्रोन वॉरफेयर पे जब शिफ्ट हुआ जाता है जब आप एक इकोनॉमिकल और सस्टेनेबल वॉरफेयर में जाना चाह रहे हो। आप देखें रशिया यूक्रेन वॉर को सालों हो गए, अब आप सुनते होंगे कि ड्रोन ने अटैक कर दिया, उन्होंने ड्रोन अटैक कर दिया, क्योंकि ये एक सस्टेनेबल इकोनॉमिकल वॉरफेयर है। एक हारोप की कीमत तकरीबन $0.7 मिलियन है, विच इज़ नॉट इवन इक्वल टू द 200 हारोप मे नॉट बी इक्वल टू 1 राफेल।
तो उसका डैमेज जो है वो एब्जॉर्बल होता है। Very right. अल्हम्दुलिल्लाह आप ये देखें कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने सिर्फ जहाज़ गिराए, उसके बाद पाकिस्तान फोर्सेस ने उनके हरोब गिराए अराउंड 80, तो उनके पास इनफैक्ट वो ड्रोन की भी वॉरफेयर की कैपेबिलिटी खत्म हो रही थी। कमरों साहब, और लास्ट स्ट्राइक के बाद तो आप प्रॉब्ली उनमें वो एनर्जी नहीं रही आप थी, जो इसीलिए बात शायद वो कर रहे हैं, रेजोल्यूशन की तरफ चले। आप जो बात कर रहे हैं, बिल्कुल आप ज़बरदस्त पॉइंट आपने उठाया है, और यही पॉइंट आज बीजेपी से कांग्रेस ने भी उठाया है कि जो इतना बड़ा एक्सपेंस हुआ है, इतनी बड़ी जो और जो वापसी में उनको जो मिला है वो सिर्फ़ और सिर्फ रुसवाई मिली है, शिकस्त मिली है। इसके बाद हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आके अहमद सईद साहब से भी हम बात करते हैं कि हमारी कोऑर्डिनेशन कितनी ज़बरदस्त रही इस टेन्योर में। हमारे DGISPR ने ज़बरदस्त तरीके से हर चीज़ को पेरा वाइज वन बाय वन विद कोऑर्डिनेशन लेजान ऑफ हमारे नेवल, हमारे एयर एंड आर्मी के लेजान के साथ हर चीज़ इंटरनेशनल ब्रीफिंग दी, इंटरनेशनल जो हमारी इमेज बिल्डिंग की गई वो दैट वाज एक्सीलेंट। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं। जी वेलकम बैक नाज़रीन। हमने देखा कि इसी जितने भी दिन ये हिंदुस्तान की तरफ से वन साइडेड जंग वाला माहौल चला 22 तारीख से, तो पाकिस्तान ने कोई पैनिक क्रिएट नहीं की। ख़ास तौर पे हमने देखा कि हमारी जो सर्विसेज सारे चीफ़ हैं वो वन पेज पे रहे। उन्होंने एक ही हमारे जो DGISPR हैं उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से डे बाय डे टाइम टू टाइम वो ब्रीफ़ करते रहे, और मेरे ख़्याल से ये बहुत बड़ी एक प्लानिंग का एक हिस्सा होता है। एडमिरल अहमद सईद साहब, आप इस चीज़ को बड़े बखूबी जानते हैं, आप पढ़ाते भी रहे हैं, आप एक अपने आप में आप एक लाइब्रेरी हैं, आप बड़ा पढ़ाने की थी। ये जो आपने कोऑर्डिनेशन देखा इंटर सर्विसेज में भी और इंटरनेशनल मीडिया को भी, इसको आप क्या कहेंगे? जी डॉक्टर साहब, अभी जो मॉडर्न वॉरफेयर के जो तकाजे हैं उनके मुताबिक जो दिफाई उमूर हैं या दिफाई हमारे इदारे हैं, इनके साथ साथ बाकी जो वॉरफेयर के जो फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर के तरीके हैं, जिसमें कि साइबर वॉरफेयर भी आता है, साइबर वॉरफेयर भी है। तो ये तमाम को जब तक हम एक 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 ही लड़ी में नहीं परोते और उनको अप्लाई नहीं करते, जैसे कि मैस्ट्रो जो है वो उन सबको किस वक्त किसकी ज़्यादा अहमियत है उसको लेके चलता है। तो मेरे ख्याल में तीनों सर्विसेज चीफ और बाकी इदारे जिन्होंने, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप भी उसमें ज़ाहिर आती है, और बाकी जितने इदारे, हमारे डिप्लोमेटिक कोर है, हमारे बाकी जितने इदारे, उन सब ने इसमें भरपूर तरीके से हिस्सा लिया और उनको अप्लाई किया हमने बड़े अच्छे तरीके से। तो इसका जो सिनर्जी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें हम कहते हैं 1+1 इज़ नॉट 2, इट इज़ 1+1 इज़ 11। ज़बरदस्त। So that is how we synergized our effects। और ये एक बहुत बड़ी फतह हमने ली, और उसमें तमाम इदारे मेरे ख्याल में, जो कि प्राइस सर्विसेज एप्लीकेशन भी उसी में आती है, उसमें इदारों का आपस में जो कोऑर्डिनेशन है, जैसे एक छोटी सी मिसाल दूं कि पाकिस्तान एयरफोर्स जो है, जहां वो अपने अहदाफ की तरफ भी जाती है, साथ ही साथ वो कोऑर्डिनेट करते हैं आर्मी के साथ भी, जहां जहां उनकी ज़रूरत होती है। इसी तरीके से समंदर पे पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो हमारे साथ जो डोमेन अवेयरनेस को एक्सटेंड करने के लिए, LRMP को कवर देने के लिए, और फिर जो एयरक्राफ्ट कैरियर के खिलाफ जो ऑपरेशंस किए जाते हैं, उसमें भी एक जॉइंट ऑपरेशंस किए जाते हैं। तो ये तमाम जो है जितने भी स्फेयर्स में हमारी एप्लीकेशन थी, वो इस दफ़ा माशाल्लाह बहुत ही अच्छी थी और बड़ी अच्छी कोऑर्डिनेटेड मूव्स हुई है हर तरफ से। ज़बरदस्त माशाल्लाह। एयर कमांडर रज़ा साहब, मैं आपके पास आऊँगा। ये जो कॉस्ट है, जो आज जिस पे कांग्रेस भी बात कर रहा है कि इंडिया को ये बेइज्जती तो उसकी हुई है, लेकिन इसका फाइनेंशियल कॉस्ट भी बहुत बड़ा इम्पेक्ट आया है, उस पे आप थोड़ा तबसरा दें। जी डॉक्टर साहब, जो लेसन्स होते हैं ना, जिस तरह आपने भी जिक्र किया प्रियम्बल में कि अब हमें इसके लेसन्स पे भी काम करना चाहिए, तो मैं समझता हूँ इसके दो बड़े लेसन्स हैं जो इंडिया को अब देखने चाहिए। पहला लेसन ये है कि कश्मीर इज़ अ इशू, इस इशू को रिजॉल्व करना है। अदरवाइज़ 2019 का भी यही एक्चुअली लेसन था और उन्होंने दोबारा 2025 रिपीट किया, और अगर ये इशू रिजॉल्व नहीं होगा तो ये दोबारा से इंडिया कोई हरकत कर सकता है। तो दैट इशू शुड बी रिजॉल्व, और ये उनकी आवाम को भी पता होना चाहिए कि जब वो प्राइम मिनिस्टर मोदी या हिंदुत्व गवर्नमेंट जब एक
जंग मुसल्लत करती है दूसरे मुल्क पे, तो उनके ऊपर इसकी कॉस्ट क्या आती है। कॉस्ट पे एक हमारे थिंक टैंक कैस ने स्टडी की है रिसेंटली, और उन्होंने कैलकुलेट किया है कि 5 days ऑफ दिस वॉर कॉस्ट इंडिया $30 billion। $30 billion जस्ट इन 5 days। और इसमें कल जो हमने जब काउंटर अटैक किया है, रिस्पॉन्स किया है, वो शामिल नहीं है, क्योंकि ये स्टडी परसों तक की, फ्राइडे तक की। इसको हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया। पहले एविएशन कॉस्ट, दूसरा स्टॉक्स या इकोनॉमिकल कॉस्ट, स्टॉक्स एक्सचेंज जो उनका ड्रॉप हुआ था, और तीसरे में जो इंटरनेशनल डिसरप्शंस हैं। एविएशन कॉस्ट में तो पहले ही दिन 5 जहाज़ की आप अगर कॉस्ट निकाल लें तो दैट इज़, और 77 ड्रोन्स की भी निकाल लें तो दैट मेक्स अराउंड $1 billion। तो इट्सेल्फ ये बन जाता है सिर्फ ऑफ दैट 1 hours ऑफ एनकाउंटर। उसके बाद आ जाते हैं स्टॉक एक्सचेंज। जो बॉम्बे का इंडेक्स मार्केट है जो कि $1.78 trillion की है, वो ड्रॉप हुई और 1.6%, और दैट मेक्स अराउंड $28 billion सिर्फ वो ड्रॉप होने से। और अगर आज ये कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व ना होता, वॉर कंटिन्यू रहती और मंडे को मार्केट खुलती कल, तो दैट कैन गो अप टू $80 billion, ये कैलकुलेशन थी। इसीलिए इंडिया मजबूर हुआ जाने पे सालसी के लिए। और थर्ड है इंटरनेशनल डिसरप्शंस। उनका आईपीएल मूव कर गया। आईपीएल की डिसरप्शन, उनकी मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, उनके एड्स, टिकट, ये सब $1 billion का उनका खर्चा है जो अभी तक उनका हो गया है। और इसके अलावा जो एफडीआई कॉस्ट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स हैं, ट्रेड डिसरप्शंस, एयरलाइन डिसरप्शंस। आपको याद होगा आपके प्रोग्राम में मैंने बात की थी कि जो इंडियन एयरलाइंस हमारे स्पेस के ऊपर से नहीं गुजर रही, उनको कितना डिसरप्शन है और कितना कॉस्ट है। $600 million हमने कैलकुलेट किया था जो उनकी एयरलाइंस को पड़ रहा है पर मंथ। ये सारा मिला के $30 billion जस्ट इन 5 days। बिल्कुल। अब सोचें कि अगर यही $30 billion इंडिया की आवाम पे लग रहा हो, उनके एजुकेशन पे, क्लाइमेट पे, राइट, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। तो आप कितना फर्क पड़ जाएगा। आप AS400 का जो कॉस्ट है वो भी आपने ही मुझे बताया था कि $1.5 billion है, तो वो भी इसमें ऐड कर दें। फैज़ान साहब, हमारा टाइम ख़त्म हो रहा है। आखिर में आप क्या मैसेज देंगे आवाम को, लोगों को, जिस तरह से अभी यकजा हुए हैं ये पॉलिटिकल पार्टीज, इस तरह हमेशा रहें? जी, इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए, इस अपनी पाक फ़ौज के लिए शाना बशाना खड़े हैं तमाम लोग। हमारे समेत तमाम नौजवान वॉलेंटियर करते हैं पाकिस्तान आर्मी को कि कभी भी हमारी ज़रूरत पड़े तो हम बॉर्डर पे जाने के लिए भी तैयार हैं। एक बात मैं इंडियन लोगों से कहना चाहूँगा कि हम लोग पुरअमन कौम है, हम कभी पहले फ़ाइट नहीं करते। आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि हमने वही जगह हिट की है जिन जगहों से हम पे हिट किया गया है। एक और चीज़ आप इनसे अपने प्राइम मिनिस्टर से पूछें, जब हम जुडिशल इंक्वायरी बोल रहे हैं, इंटरनेशनल इंक्वायरी बोल रहे हैं, तो पुलवामा अटैक की इंटरनेशनल इंक्वायरी करने के बजाय उन्होंने हम पे अटैक कैसे किया। वो 25-26 लाशें निकालें जो वो कहते हैं मारी गई हैं, और जिन लोगों ने मारा उनको भी निकालें। ये एक जुमला इनके लिए बहुत है कि उसकी जुडिशल इंक्वायरी कराएं। इनको मौका चाहिए। अपने आपने वोट लेने तो आप लोगों को मरवा देंगे। आप इंडिया को 20-25 साल पीछे ले गए। इंडिया से पूछें कि IT सेक्टर में कितना नुकसान होने वाला है इनको। आप ये देखें कि ये आदमी जो आपकी कौम, आपके मुल्क के लिए ठीक नहीं है, वो दूसरों के लिए कैसे होगा। ये कातिल आदमी है। इससे आप महफूज रहें और अपने ऐसे लोगों को सिलेक्ट करें जो अमन कायम कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फैज़ान रावत साहब। स्पेशल थैंक्स टू एडमिरल सईद साहब एंड एयर कमांडर रज़ा हैदर साहब। इसके साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म हुआ, लेकिन आप ये मत भूलें कि जो हमने हिंदुस्तान को सबसे बड़ा चैलेंज दिया वो ये था कि हिंदुस्तान को एक गुरूर था, एक तकब्बुर था कि हम दुनिया में IT के चैम्पियन हैं। पाकिस्तान ने उसके जितने भी IT उसके वेबसाइट थे, उसके ख़ास तौर पे BJP के वेबसाइट को हैक किया। उसके बाद जितने उसके इंटेलिजेंस इदारे थे, पाकिस्तान ने उसके सारे के सारे वेबसाइट हैक करके बताया कि पाकिस्तान हमेशा हर फील्ड में हिंदुस्तान से आगे है। पाकिस्तान हमेशा के लिए जिंदाबाद। खुदा हाफ़िज़।